हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी के बारे में। इसके पहले हम लोग वीबीटी को पढ़ चुके हैं। तो वीबीटी में देखे कि कुछ लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए आगे दूसरी थ्योरी दी गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और पहले के वीडियो जो भी हैं आपसे रिलेटेड उनको प्ले लिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक होते जा रहा है और आपके जो भी एग्जाम्स हैं नज़दीक हो रहे हैं, तो उनके लिए आपको ये चैप्टर समझने में कंसेप्चुअल टीचिंग में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वैसे कोऑर्डिनेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला राइटिंग, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल्स में। लेकिन थोड़ा सा और भी एक आध टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं जिनको समझना जरूरी है कि कभी इनकेस पूछ दिए जाए तो आप क्लियर कर लेंगे। तो ये सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से रिलेटेड है। इसमें मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड होता है। हम लोग जब इसका डिटेल्स बात करेंगे तो इसमें आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल व्हिच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल और बीच में आइकन देखिए, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक नेचर का होता है। तो बॉन्ड टू बी आयनिक arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand। यानी इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है कि जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइन होते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कुछ न कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है। मेटल जो होते हैं आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, लिगेंड आपके जो होते हैं वो या तो एनायनिक होंगे, नहीं तो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो न्यूट्रल में वो डाइपोल की तरह काम करते हैं और उनका जो निगेटिव पार्ट होता है वो लिगेंड की तरह आकर के अटैच होता है। और अगर एनायन है तो निगेटिव है ही, तो और मेटल में पॉजिटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ न कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और उन्हीं के फोर्स के इंटरेक्शन के कारण ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इनका मेन थ्योरी है। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायंस। अगर एनायंस है, एक आयन है, तो उनको पॉइंट निगेटिव चार्ज मानते हैं और सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वो मोलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल हैं, तो उनको पॉइंट डाइपोल मतलब छोटे डाइपोल के रूप में, डाइपोल आप फिजिक्स में समझते हैं कि जब दो इक्वल अमाउंट के चार्ज एक दूसरे के अपोजिट एंड पर होते हैं तो उनको डाइपोल बोलते हैं। तो एनायंस और पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी। अब पांचों में तो एनर्जी सेम है, d के 5 होते हैं, dx2 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, उसके बाद dxy dyz और dzx, 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं d में, तो उनका एनर्जी सेम होता है। तो दे आर डिजेनरेट, वे सेम एनर्जी लेवल में है। लेकिन दिस जनरेसी इज मेंटेन्ड if a spherically symmetrical field of negative charges surrounds the metal और एटम है। यानी उस सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ स्फीयर के रूप में अगर आपका निगेटिव चार्ज सराउंड करता है उस सेंट्रल मेटल आयन को या पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को सिमेट्रिकली, तो वहां पर वो डिजेनरेट रहते हैं। लेकिन जब सराउंडिंग वाले जो पार्ट है, निगेटिव पार्ट जो है, वो आपके इरेगुलर हो जाए, स्फेरिकल नहीं रहे, तो उस कंडीशन में उसमें सिमेट्रिसिटी खत्म हो जाती है। वो बेसिकली
एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ यहाँ जो प्लस चार्ज है उसके चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में चारों तरफ से स्फेरिकल फॉर्म में निगेटिव चार्ज किया गया, तो ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। लेकिन अब उसमें मान लीजिए कि इधर कोई चार्ज हो गया, 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 तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट पर कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं कम है, तो इस कंडीशन में वो स्फेरिकल नहीं हुआ तो वहाँ पर एसिमेट्री हो जाती है। और जब एसिमेट्री हो जाती है तो इसके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट करते हैं। किसके डी ऑर्बिटल? सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करते हैं तो उससे हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल का निर्माण होता है, यानी डिजेनरेसी वहां लिफ्ट कर जाती है या वैनिश कर जाती है। तो they are degenerate. This degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charges surround the metal atom or ion. However, where this negative field is due to ligand, स्फेयर नहीं होकर के लिगेंड के रूप में हो तो पॉइंट चार्ज के रूप में अलग अलग जगह पर, तो it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbitals is lifted. यानी जो इक्वल एनर्जी लेवल था डी ऑर्बिटल का ये चेंज हो जाता है। पहले जब चारों तरफ से स्फेरिकल है नेगेटिव आयन के द्वारा घिरा हुआ डी ऑर्बिटल, तब तो वो आपका डिजेनरेट रहेगा। डिजेनरेट का मतलब कि इक्वल एनर्जी लेवल होगा पांचों ऑर्बिटल का। लेकिन जब उसमें लिगेंड अटैच होंगे, लिगेंड रहने से घिरा होगा तो वहां पर एसिमेट्रिकल शेप हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। और उस कंडीशन में उसके जो डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी है ये समाप्त हो जाएगी, और तब डी ऑर्बिटल जो हैं वो बढ़ जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में और लोअर एनर्जी लेवल में। जो एवरेज होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा हो जाएंगे और कुछ कम हो जाएंगे। इट रिजल्ट्स द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अब वो कैसे डिपेंड होंगे, हायर ज़्यादा होगा कि लोअर ज़्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो डिवीजन वो किसके कारण रहा है, तो बेसिकली लिगेंड के कारण हो रहा है। A strong ligand causes a smaller splitting. The difference of the energy between the two sets of d orbitals in octahedral complexes is called क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CFSE। और डेल्टा O या डेल्टा नॉट भी पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि O है और O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी को CFSE को डिनोट करता है। तो उसका डेफिनेशन क्या हुआ कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग हुआ, डिजेनरेसी वेनिश हुई, डिवीजन हुआ, स्प्लिट किया डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हायर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल। तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CFSE और डेल्टा O, इन चाहे डेल्टा नोट भी आप बोल सकते हैं। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इजी सेट, तो इजी सेट किसको बोलते हैं, आप 11th में पढ़े होंगे इसको। तो इजी सेट में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल का x² to y² और dz² जो होता है इसको हम लोग इजी सेट बोलते हैं। तो ये इजी सेट जो होता है इसका हायर एनर्जी लेवल होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होता है उसमें dx² - y² और dz² का एनर्जी लेवल हाई होता है। यानी ये बेसिकली 3/5 ऑफ, चूंकि 5 पार्ट में बटेगा, टोटल एनर्जी में 5 ऑर्बिटल है तो 5 पार्ट में बढ़ता है, तो इसका ज्यादा होगा, यानी ज्यादा में कितना, तो 3/5 ऑफ इंटू डेल्टा 0 हो जाता है, डेल्टा O हो जाता है। While in case of tetrahedral complexes T2G से, यानी जिसमें दो हैं dxy, dyz और dz, ये दो के सेट हैं। d ऑर्बिटल में याद रखिए कि 5 होते हैं, तो 5 में dxy x² y² dz²,
और इसके बाद एक होता है dxy, dyz, dz, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस 5 ऑर्बिटल्स में इन दोनों को हम ईजी सेट बोलते हैं और इन तीनों को हम लोग T2G बोलते हैं, सेट बोलते हैं। टाइप 2 हो गया। तो अब यहाँ पर दो एक्सिस के बीच में है और ये आपका एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इस टाइप ये दोनों जो है एक्सिस के अलॉन्ग, और ये दोनों होते हैं एक्स वाई एक्सिस के बीच, ये वाई जेड एक्सिस के बीच, ये जेड एक्स एक्सिस के बीच होता है। तो हायर इनर्जी, तो टेट्राहेड्रल के केस में T2G सेट में इसमें हायर होता है, और ऑक्टाहेड्रल के केस में EG में यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के केस में हायर होता है। अब इसके ऑक्टाहेड्रल में इसका हायर होने का कारण क्या है कि जब 6 लिगेंड्स मिलते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिगेंड का, तो जो लिगेंड डी ऑर्बिटल के एक्सियल डी ऑर्बिटल के सामने होते हैं, यानी एक्सिस वाला मान लीजिए कि डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर कुछ बना, यहाँ पर डी ऑर्बिटल सपोज कीजिए कि यहाँ पर है, तो कोई एक ऑर्बिटल यहाँ है, तो अब यहाँ पर अगर कोई चीज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। और जहाँ पर एक्सिस के अलॉन्ग में आप करेंगे हैं, तो एक्सिस के अलॉन्ग में रहेंगे हैं, तो जो एक्सिस के सामने ऑर्बिटल पड़ता है उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। और जो दो एक्सिस के बीच में, मान लो कि इधर से पड़ा है, एक एक्सिस इधर है एक इधर है, और ये ऑर्बिटल आपका बीच में पड़ा, तो बीच में पड़ा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से कम डिस्टेंस पर, लिगेंड से कम डिस्टेंस पर है, ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिगेंड कम डिस्टेंस पर, चूंकि लिगेंड यहाँ है, यहाँ एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो के बीच में होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली, या वो ऑर्बिटल जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली लिगेंड से दूर होते हैं, तो इसमें उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है। और जो डायरेक्ट एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, तो एक्सियल ऑर्बिटल में ये दोनों होते हैं, तो इनके साथ जो लिगेंड अटैच होते हैं, तो उन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयन और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इसलिए इसमें एनर्जी का स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाता है, ये हायर एनर्जी वाले हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो यही कारण है कि इसमें हायर हो जाती है, और इस टाइप का जो सेट होता है उसमें लोअर एनर्जी सेट होता है, और टेट्राहेड्रल में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब CFC2 को CFAC को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ CFAC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इनके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स में क्या रूल है कि द लिगेंड्स विथ ए स्मॉलर साइज लार्ज नेगेटिव चार्ज will with good sigma donor and pi acceptor, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होते हैं वहां पर, तो जो लिगेंड्स साइज में छोटे होते हैं, निगेटिव चार्ज ज्यादा कैरी करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अच्छे डोनर होते हैं और पाई बॉन्ड के एक्सेप्टर होते हैं, तो उनमें लार्ज फील्ड स्प्लिटिंग पाया जाता है। The increasing order of the values of delta O means CFAC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी is given below। अब यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका आयोडीन का सबसे कम, उसके आयोडाइड का कम, उससे ज्यादा Br का, उससे ज्यादा HCN थायोसाइनेट का, उससे ज्यादा Cl का, उससे ज्यादा सल्फाइड का, उससे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे ज्यादा OH का, ऐसे ही ये उससे ज्यादा ऑक्सीडेट का, फिर ऑक्साइड का H2O, NCA, इस तरीके से EDTA, उसके बाद NH3 और EN होता है, तब उसके बाद होता है NO2, तब CN, तब CO। तो सबसे ज्यादा हो जाता है CO का और सबसे कम होता है आपका I का। दिस सीरीज इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन केस ऑफ D4 आयंस। Two possible patterns of electron distribution arise. The
These are explained below. अब इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसके दो रूल में है कि पहला कि इफ डेल्टा O लेस देन P द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स one of the Eg orbitals giving the configuration T2G3 और Eg1। Eg में एक आ जाता है, तीन कॉलर से एक जाएगा तो तीन T2G में आ जाता है और एक आ जाता है Eg1। लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा O less than P are weak field ligands and they form high spin complexes। तो इसमें पूछा जा सकता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, तो जब डेल्टा O लेस देन P होता है। और इफ डेल्टा O ग्रेटर देन P द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द ऑर्बिटल गिविंग द T2G ऑर्बिटल। ठीक इसका उल्टा हो गया, उसमें Eg में होता था, इसमें T2G में होगा ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G में 4 हो जाएगा, Eg में 0 हो जाएगा। लिगेंड फॉर विच डेल्टा O greater than P are strong field ligands and they form low spin complexes। तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। और इसमें चीज याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर रेयरली फॉर्म्ड विद लो स्पाइन, यानी वो ज्यादातर हाई स्पाइन में बनते हैं। फिर दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करने वाला है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम आयन मींस मेटल आयन। तो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हायर इज द CFAC। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो उसमें CFAC का वैल्यू हायर होगा, और कम है तो कम होगा। इसके बाद आता है कि ज्योमेट्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिक शेप पर तो आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि स्प्लिटिंग इज डिफरेंट फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो जैसे ये तो XY जेड कोऑर्डिनेट को दिखा गया, एनर्जी लोअर से हायर की हो रहा है। मेटल ऑर्बिटल्स है, ये आपके नॉर्मल कंडीशन में जो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि डी ऑर्बिटल्स फ्री आए, तो ये भी डी ऑर्बिटल्स फ्री आए हैं। एवरेज एनर्जी लेवल क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में तो स्फेरिकल है, यानी डिजेनरेट पोजीशन में। तो जब डिजेनरेसी वैनिश करती है तो उस कंडीशन में बनते हैं, तो इसमें हायर रहता है dx² - y² dz²। इसमें दो हो जाते हैं, दोनों में Eg लेवल हो जाता है, तो 3/5 × डेल्टा O वो यहाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए बन रहा है। और जब यही टेट्राहेड्रल में लिखा जाएगा तो T लिखेंगे। एवरेज था यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जिस दो पार्ट इधर होता है तो इसमें 3 चला जाता है, और नीचे वाले में 3 है तो इसमें 2 चला जाता है, यानी 2/5 × डेल्टा O हो जाता है। तो इधर आपका dxy dyz dzx हो गया T2G वाले में, और Eg वाले में dx² - y² dz² हो गया। अब यही चीज जब टेट्राहेड्रल वाले में जाता है, ये हो गया डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं कि डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन एन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल में होता है तो क्या होता है, एनर्जी तो वही है, XY वाला जेड वाला जो ये रहेगा यही रहेगा। इसमें डी ऑर्बिटल 5 है, ये एवरेज एनर्जी है। और जब ये स्प्लिट करते हैं तो इसमें 3 हो जाते हैं, यहाँ पर एक और हो जाएगा इसमें, और नीचे में 2 रहेंगे। तो T2 में इसमें G नहीं लिखते हैं, G लिखा जाता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के केस में G नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पर O के जगह पर T लिखा गया है, तो इसमें 3 ऊपर चले जाते हैं, dxy dyz dzx। और ये T2 लेवल हो गया, तो इसमें 3 में 2/5 डेल्टा T चला जाता है, और 2 वाले में इसमें E वाले पोजीशन में आपका आ गया 3/5 डेल्टा T। तो ये हायर एनर्जी हो गया, ये लोअर एनर्जी हो गया। तो हायर एनर्जी इसमें चला गया T2 में, और जब ऑक्टाहेड्रल के केस था तो उसमें हायर एनर्जी कहा गया Eg में गया। यही दोनों में अंतर होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है कि कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर कलर्ड होते हैं, तो उनका कलर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो when light of certain frequency falls on the complex, it absorbs light
from visible then for transition element from lower d energy level to higher d energy level, यानी lower d energy level से higher d energy level की एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रेंज में, यानी विजिबल रेंज क्या होता है, विजिबल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसमें से ऑब्जर्वेशन होता है। और कलर ऑफ द कंपाउंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, यानी एब्जॉर्ब लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वही आपको दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इस कलर कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी की बात करेंगे, और तब उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ यूज देख लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।